हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का पाठ 2 कक्षा 8 हम लोग कक्षा 8 में प्रवेश कर चुके हैं। कक्षा 8 का पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। और ये आने वाले आपके यूपी टेट एग्ज़ाम और प्लस सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा कि आपको पता भी चलेगा कि सीटेट का आज नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो जो लोग सीटेट की भी तैयारी कर रहे होंगे वो भी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो लोग नहीं कर रहे होंगे, जो लोग यूपी टेट के कर रहे होंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इसी तरह से आपको सबसे पहले थ्योरी क्लासेस पढ़ना जरूरी है, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस आगे देखने को मिलेंगे दूसरी क्लासेस में। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। जो साथी चैनल पर नए हैं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वो चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा चैप्टर का नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई और कब हुई और क्यों हुई। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें भी जानते हैं। तो इसी पार्ट में यही जानेंगे कि उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए थे अपना राज्य विस्तार करने के लिए, राज्य स्थापित करने के लिए। 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण होने पर प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों और व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। ठीक है, इसके आगे है, दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद भी देते थे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि उपनिवेश राज्य क्या है या दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे भी जानते हैं। तो उपनिवेश राज्य क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है और पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश यानी कि उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश पहला देश से उन्नति करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनति की ओर जाने लगता है। उस समय इंग्लैंड उन्नति की ओर जाने लगा और भारत हमारा देश अवनति यानी कि नीचे की ओर घटने लगा। ठीक है, इसी को उपनिवेश राज्य कहते हैं, यानी कि अपना पैसा लगाकर दूसरे राज्य में दूसरे देश में शासन करना, प्रशासन चलाना और वहाँ से पैसा कमाकर अपने देश को समृद्ध बनाना। ठीक है, फिर आगे है कि आगे कह रहा है, भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। पहला रीजन क्यों बनाया कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे भारत में बुनी हुई कपड़ों यूरोप में बेचकर माला माल होते रहे। दूसरा रीजन कि वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवा कर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा आदि। ठीक है, तीसरा रीजन है, उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों को खदानें खोदना चाहते थे। वे जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। और चौथा रीजन है, यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपनी अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, इन्हीं कारण से ये लोग भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य बनाया। और आगे कहता है कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति किसे कहते हैं, तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भारत में कपास की सबसे पहले खेती की जाती है। उसके बाद भारत से कपास कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता है और फिर इंग्लैंड से कारखाने कच्चे माल से कपड़ा बनते हुए निकलता है। ये देखिए कपड़ा बन रहा है और फिर ये अंग्रेज एजेंट यानी भारतीयों को महंगे दाम में कपड़े बेचते हैं। ये ऐसे ही
कपड़े के द्वारा, मतलब कि कपास के द्वारा कपड़े का कारोबार करके कमाते थे। और भी बहुत सारे रास्ते थे, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे है कि यहाँ पे बोल भी रहा है कि बता भी रहा है कि भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए। कारखानों में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम लगती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने की काफ़ी समय लगता था तथा उसमें कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। तो भारतीय बुनकरों की दशा क्यों खराब हुई, तो इसका यही रीजन है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आगे क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में बेचती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चायपत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार का यह सब चीज़ लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत में अपना वर्चस्व कायम किया। ठीक है, फिर आगे बताता है कि भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। एक कंपनी इस कोशिश में रहती कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दें। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लगी और लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए, यहाँ लॉर्ड क्लाइव है जो कि बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए ये फोटोग्राफ से, ठीक है, बुलाने लगी। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। ठीक है, अब भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना कैसे आई ये इसको देखते हैं। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं हिचकते थे। दोनों कंपनियों इन झगड़ों में अपनी टांग अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। ठीक है, और ये विदेशी सेना कंपनियां हैं, भारतीय राजा हैं जो कि जाते थे लड़ाई वड़ाई के लिए, ये लोग भेजते थे। ठीक है, कारण क्या है कि यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोप और बंदूकें थी। यहाँ पे देख सकते हैं बंदूक, तोप और ये नौसेना भी। और यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड यानी कि ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। ठीक है, और राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के लिए बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की रियायतें ऐंठने लगी। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले में उनसे बहुत धन भेंट में देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार में काम आता था और कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भी ले लेते थे, भेंट में ले लेते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उस इलाके के गांव, शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। ठीक है, भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजी से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक युद्ध कार्यों तक सीमित रहे। तो 3 युद्ध हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 के बीच चला था, फिर द्वितीय युद्ध 1749 से 54 के बीच चला था और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63 के बीच चला था और यही निर्णायक युद्ध था, तृतीय युद्ध। इसी को वांडीवास का युद्ध भी कहते थे और यहीं पे फ्रांसीसियों का हार हो गया, अंग्रेज जीत गए। ठीक है, अब आगे ये आप लोग देख सकते हैं, ये सेंट जॉर्ज फोर्ट है मद्रास का। ठीक है, मद्रास यानी कि चेन्नई का। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से फिर खतरा होने लगा। कैसे? कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बड़ा बोझ पड़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र, सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई
साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों की यह बात बहुत बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखे, युद्ध लड़े और किले बनाए और अपनी सैनिक शक्ति को धाक जमाए। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। इसी का फायदा उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना चाहा। उसका कई रीजन है। तो पहला रीजन है कि कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो ही रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे। दूसरा, कई भारतीय व्यापारी व सेठ जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे, वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर देने से बच जाते थे। ठीक है। तीसरा कि कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। और चौथा, कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती थी। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज़्यादा लगान वसूल करने की कोशिश करती रहती थी। नेक्स्ट रीजन है कि जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे किसी ऐसे व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। ठीक है। और ये फोटोग्राफ में देख सकते हैं, ये सिराजुद्दौला है। ठीक है। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पुत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कोलकाता यानी कि कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कलकत्ता यानी कलकत्ता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई यानी कि मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता यानी कि कलकत्ता पहुंचा और कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि यानी कि 9 फरवरी 1757 को हुई और इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है। फिर आगे है, किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेज़ों से जा मिला। अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेज़ों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ। ये मीर जाफर है, फोटोग्राफ में देख सकते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध कूच कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लाइव की सेनाएं आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर का अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। इससे सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर को अंग्रेजों ने धोखा देने के पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे एकमात्र एक कठपुतली की तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते थे। ठीक है। फिर अंग्रेजों ने उसे अपनी सुनिश्चित आय का साधन बना लिया था और उससे धन
धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंटों तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी। फलतः नवाब का खजाना खाली हो गया और वह आर्थिक संकट में पड़ गया। अंततः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उनके आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक और आर्थिक अव्यवस्था से उबकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसे गद्दी से उतारकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का वो खर्चे चलाने हेतु उसका वर्धमान यानी कि बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव के जिले अंग्रेजों को देने पड़े। मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह बंगाल की दशा को सुधारना चाहता था। उसने विद्रोही अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किए। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित कराया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उससे ने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। फिर आगे देखिए क्या होता है। अंततः अंग्रेजों से ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित था। वह उनसे सावधान रहता था। अतः उसने अपनी राजधानी भी मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी और उसकी किलेबंदी आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए अपने सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया था तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गया। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया और फिर बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। उपयुक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 ईस्वी में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम हुआ, परंतु सफलता अंग्रेजों को ही मिली। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने को विवश हुआ। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस वजह से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियाँ की और इन संधियों की निम्नलिखित शर्तें थी। ठीक है, क्या शर्तें इनको देखते हैं कि इलाहाबाद की पहले प्रथम संधि के बारे में देखते हैं। प्रथम संधि सन 12 अगस्त 1765 को हुई। प्रथम संधि में क्या कहा गया? पहला पॉइंट है कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेजी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। वे इन प्रांतों में भू राजस्व वसूली के अधिकारी हो गए। और दूसरा पॉइंट क्या था संधि का? कि मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। ठीक है, फिर उसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई 16 अगस्त 1765 को, यानी कि ठीक 4 दिन बाद दूसरी संधि हुई। दूसरी संधि में क्या कहा गया कि कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिए। अवध का शेष भाग इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को वापस कर दिया और नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाने के रूप में दिए। ठीक है, बदले में। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत प्रशासन का उत्तरदायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना औपनिवेशिक राज्य बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार अंग्रेजों ने औपनिवेशिक राज्य बनाया भारत को। और अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, इसके बारे में हम कहते हैं। पहला, कि चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। दूसरा, व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता में बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपियों को व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने,
पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना और इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाहों से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राज्य को देना। ये सब व्यापार के लिए सब नियम हथकंडे अपनाए थे अंग्रेज लोग। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीति में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ाना आदि तरीकों का निर्लज्जता पूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का कोष खाली होता गया। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए भी राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सका क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और न ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक कर समस्त क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल तथा दिल्ली के शासकों पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है, तो इस तरह अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या है और उसको इस पार्ट में कितने कैसे क्वेश्चंस आए हैं और आपके एग्जाम में भी कैसे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है क्लाइव ने, कार्टिभर ने, कैप्टन लाली ने या हेक्टर मुनरो ने। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला। तो जो मुंगेर से अपना राजधानी बंगाल का नवाब मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर स्थानांतरित किया था वह मीर कासिम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। किसका योगदान था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ताकत बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान लॉर्ड क्लाइव का था। किसका था। लॉर्ड क्लाइव का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नील, काफ़ी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी। तो ये सब कहाँ लगाती थी। तो ये सब भारत में लगाती थी, संपूर्ण भारत में ही लगाती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था, क्लाइव के सेनाओं के बीच हुआ था। और बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो बक्सर के युद्ध में हुआ यही कि बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों को मीर कासिम की शक्ति भी छीन भिन्न कर दी और अंग्रेज बक्सर सहित अवध में भी इनकी राजनीतिक सत्ता आ गई और यहाँ से अपनी आर्थिक स्थिति भी इनकी मजबूत हो गई और ये पूरे यहाँ पे भी इनकी पूरी सत्ता चारों ओर फैल गई। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, ये लॉन्ग टाइप है कि अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी। तो एक तो कर था कि कर को उन्होंने हटवा लिया। दूसरा कि उसने किसानों से सस्ता सामान खरीदते थे और बदले में उनको भारतीय लोगों को महंगा बेचते थे। और बंदरगाहों की किलेबंदी की और साथ ही साथ सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक को से प्राप्त करते थे। तो यही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी उनके व्यापार करने के लिए। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।